गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। तो हम इसके बारे में जानेंगे, सॉइल क्या होती है, रॉक क्या होता है और मिनरल्स क्या होती है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक। जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट यानी कि जो हमारा जो अर्थ है उसके अंदर का हिस्सा जो है किस किस चीज़ से बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है और पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, रॉक मतलब यानी पत्थर। और रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। और जो पत्थर है वो किस एक सब्सटेंस से बने हुए हैं जिसका क्या नाम है? मिनरल्स। ठीक है, जैसे आप मिट्टी है, मिट्टी को आप के अंदर देखोगे तो पहले ऊपर पर मिट्टी होगी, अब मिट्टी के और नीचे जाओगे तो पत्थर हो गए। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये ऊपर प्लांट लगे हुए हैं। अगर आप नीचे खोदोगे तो यहाँ ऊपर मिट्टी होगी, फिर और नीचे जाओगे पत्थर हो गए, रॉक्स होगी। और जो रॉक्स है वो छोटे छोटे सब्सटेंस से बने होते हैं जिनका क्या नाम है? मिनरल्स। अब है सॉइल। सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। सॉइल not only contain metals and minerals in its layer but also grow plant। अब क्या है? जो सॉइल है, जो मिट्टी है, सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब नेचुरल रिसोर्स यानी कि ऐसा रिसोर्स जो नेचुरली यहाँ पे है, जो इंसानों ने नहीं बनाया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी सॉइल है। क्यों ज़रूरी है सॉइल? क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो? कि उसकी सॉइल कैसी है, वो आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी। हर टाइप के प्लांट एक जगह पर नहीं उग सकते हैं, ग्रो नहीं हो सकते। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर वही पर्टिकुलर प्लांट वहाँ पे उग सकता है। It holds the roots of the plant firmly and provide water and other essential nutrients to help them prepare food। अब जब मिट्टी में ही हम प्लांट उगाते हैं, अब जब जो हमारी रूट्स होती है, जो जड़ होती है, कहाँ पर वो फैली हुई होती है? वो मिट्टी के अंदर फैली हुई होती है। और जो मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है एनर्जी। वैसे ही जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो उसको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से लेगा? वो लेगा सॉइल से लेगा, मिट्टी से लेगा। ठीक है, जो रूट्स होती है वो क्या करती है? मिट्टी के अंदर पूरी फैली हुई होती है, तो रूट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। और जो सॉइल के अंदर पानी होता है, वाटर होता है, उसको भी वो रूट्स ले लेती है। और प्लांट के ग्रो के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। बिसाइड दिस सॉइल इज़ होम टू मैनी इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी प्लांट यहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएगा। आप सबको पता ही है कि जो प्लांट है वो हमारे लिए कितने ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो इंसान है, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो हम भी मर जाएंगे। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सॉइल क्या काम करता है? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब के लिए घर है वो। आप सबने देखा होगा कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर
मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं जो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। अब आगे हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल किस तरह बनी है। सॉइल क्या होता है? मिट्टी। तो अब तो हमने पढ़ लिया कि मिट्टी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, सॉइल क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह ये सॉइल बनती है। Formation of soil is very slow and gradual process. Soil is formed by breaking down of rocks due to action of wind, water, temperature and microorganism. This is called weathering. जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, जो सॉइल का जो बनना है, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। यानी कि जब कोई मिट्टी बनती है, ऐसा नहीं कि एकदम से ही बन जाएगी, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, वो बहुत टाइम लगता है सॉइल बनने में। अब सॉइल बनती कैसे है? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब कोई रॉक है, रॉक यानी कि पत्थर है, तब पत्थर के ऊपर हवाएं चलेगी, पानी गिरेगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर किसी भी पत्थर के ऊपर गर्म टेम्परेचर आ रहा है, फिर ठंडा टेम्परेचर आ रहा है, जिसके वजह से क्या है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इतने जो बड़े बड़े पत्थर है, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से, हवा के वजह से, पानी के वजह से, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब के वजह से जो इतने बड़े बड़े रॉक्स होती है वो ब्रेक हो जाती हैं और एक सॉइल में चेंज हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? वेदरिंग। ठीक है, क्या बुलाते हैं हम? वेदरिंग। इट टेक्स thousands of years of constant weather to form a layer of soil. तो thousands of years लग जाते हैं एक सॉइल की लेयर्स बनने में। जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये अलग अलग लेयर्स है सॉइल की। ऊपर ग्रास है, उसके नीचे एक लेयर है सॉइल की, उसके नीचे भी लेयर है, उसके नीचे भी लेयर है। ये सब अलग अलग लेयर्स हैं हमारी सॉइल की। ठीक है, अब हमने क्या को समझ में आ गया सॉइल कैसे बनती है। जब कोई पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर विंड मतलब हवा आ रही है, पानी का प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े पत्थर है वो ब्रेक हो जाते हैं और एक सॉइल का रूप लेती हैं। अब आगे है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के बारे में जानते हैं हम। Soil does not always stay where it is formed. It can be carried away by wind and water. The process of carrying away the top fertile layer of soil from one place to another by water or wind is called soil erosion. अब आपको पता ही है कि जो मिट्टी है वो एक जगह रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हवाएं चलती हैं, पानी का प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है वो बह जाती है या फिर उड़ के कहीं और चली जाती है। और जब कोई भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम सबसे ऊपर वाली लेयर में हम ग्रो करते हैं प्लांट को, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? टॉप लेयर। और जब अब सॉइल इरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप फर्टाइल लेयर। अब जो हमारी सॉइल की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसमें हम कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं, अगर वो जो लेयर है वो फर्टाइल होगी, सबसे अच्छी मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी, तो हमारा जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ऐसा ही है ना। अगर वो टॉप लेयर किसी
विंड के वजह से या पानी के वजह से हट जाती है, रिमूव हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। समझ में आया? जहाँ हमारी सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर विंड के वजह से, हवा के वजह से या पानी के वजह से रिमूव हो जाती है या भी हट जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छे से वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो समझ में आया? अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है विंड। क्या क्या रीज़न है सॉइल इरोजन के? सबसे पहले है विंड। विंड यानी कि हवा। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली इन डेजर्ट एरिया। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अ lots of sand, weak them and deposit them in forms of sand dunes on a fertile layer of the land. तो अब हवा चल रही है और ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, हवा की वजह से क्या होगी, वो एयर जो वो ऊपर की जो सॉइल है वो उड़ जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह वो चली जाएगी। जो रेगिस्तान वाले एरियाज है वहाँ पे क्या है, पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग विंड, कोई तेज विंड वहाँ पर आती है तो अपने साथ जो सैंड होता है उसको लेकर चली जाती है और एक सैंड ड्यून्स वहाँ पे बना लेती है। सैंड ड्यून्स होता है मिट्टी का पहाड़, तो वहाँ पे वो सैंड ड्यून्स बना लेती है। जहाँ पर फर्टाइल लेयर होती है वहाँ पर वो सैंड ड्यून्स बना लेती है, ठीक है। जहाँ भी फर्टाइल लेयर होती है, जहाँ हवा की वजह से सैंड उड़ती है तो उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है फर्टाइल लेयर के ऊपर, वो एक सैंड ड्यून्स वहाँ पे बना लेती है, मिट्टी का पहाड़ वहाँ पे बना लेती हैं। अगला है वाटर। वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन इन टू वेज, ड्यू टू द रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। अब जो पानी है, पानी दो तरीके से सॉइल इरोजन करता है। सबसे पहले है बारिश की वजह से और दूसरा है रनिंग वाटर बॉडीज, यानी कि बहता हुआ पानी। अब जब बारिश आ रही है, अब बारिश की वजह से क्या होगा, जो ऊपर की जो लेयर होगी मिट्टी की वो हट जाएगी, बह जाएगी, और कभी बहुत तेज फ्लो में पानी बह रहा है तो उसके वजह से भी वहाँ ऊपर की जो लेयर है, टॉप लेयर है, वो रिमूव हो जाएगी। When it's rain, the top soil from the hills weighs down the river and plains. The running water deposits the minerals rich soil in river bed. During flood, the rivers get flooded and deposit the soil on another piece of land. और जैसे मैंने आपको बताया, बारिश की वजह से जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है वहाँ से, और अगर रनिंग वाटर आ रहा है, बहता हुआ पानी आ रहा है, तो जहाँ पर भी टॉप सॉइल होगा उसको अपने साथ बहकर नीचे की साइड एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पर एक ऐसी जगह पे एक ऐसी लैंड पे ले जाएगा, दूसरी जगह पे ले जाएगा उसको, ठीक है। जब कोई बाढ़ आती है, वहाँ बाढ़ में क्या होता है, पानी इतना सारा वहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है और किसी और लैंड पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। अगला है डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द चीफ रीजन्स ऑफ सॉइल particles formally. In the absence of trees, soil in that area become quite loose and can easily be taken away by wind or water. Deforestation क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ों को काटते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, मिट्टी के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, लूज होगी,
और लूज़ होगी तो कोई भी हवा के वजह से या फिर पानी की वजह से वो ईज़िली बह जाएगी, या फिर विंड की वजह से उड़ जाएगी मिट्टी, या फिर पानी की वजह से बह जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे पेड़ होंगे तो पेड़ की जो जड़ है वो मिट्टी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहेगी, मजबूत के साथ कनेक्ट वो जुड़ी हुई होगी, और कोई भी विंड और पानी उसको अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। ठीक है, तो डिफॉरेस्ट में कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया तो वहाँ की मिट्टी लूज हो जाएगी और आराम से विंड और वाटर उसको अपने साथ ले जाएगी। अगला है ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। When man leaves the animal to graze on same piece of land years after years, the land become bare resulting in soil erosion. अब आपने देखा होगा गाँव में कि जो मैन होते हैं अपने एनिमल को चराने के लिए, ग्रेज करने के लिए एक जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी घास होती है। जब एक ही एनिमल को एक ही जगह पर ही बार बार लेकर जाएंगे ग्रेजिंग करने के लिए, चराने के लिए, तो जो उसकी ऊपर की जो लेयर होगी सॉइल की वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। अगला है अदर कॉजेस, मगर इन सब के अलावा भी कुछ और रीजंस है जिसके वजह से इरोजन होता है। पुअर फार्मिंग मेथड्स ऑल्सो रिजल्ट इन इरोजन। Natural cause like forest fire also destroy plant cover leading to soil erosion. अब क्या है, अगर हम वो गंदे मेथड्स का यूज़ करते हुए हम फार्मिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी इरोजन हो सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल है, नेचुरल यानी कि जो इंसान नहीं करते, जो कभी भी हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट में आग लगना, जिसके वजह से क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हो गए वो सब जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पेज नंबर 59 और 60 रीड करना है। इसको रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी, और इसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान रखिएगा अपना। तो थैंक यू।